धन्यवाद सभापति महोदय। सर, ये बिल देखने में छोटा लगता है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि सत सइये के दोहरे, जो नावक के तीर देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। इसका क्या इम्पैक्ट है? अभी हमारे पहले जो स्पीकर बोल रहे थे, उनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या किया पिछले 10-11 साल में, शायद उसके बारे में वो पूर्णतया समझते नहीं हैं या समझाना नहीं चाहते, या अपोजिशन का जो रोल है सभी बात का विरोध करना, वही विरोध करना चाहते। ये 1876 का एक्ट है और इस बीच में भारत सरकार ने इस सदन की जानकारी के लिए 1876 के एक्ट के बाद 3 बार इंटरनेशनल कमिटमेंट किया। एक 1921 में जब अंग्रेज यहां थे, ब्रसेल्स का समझौता हुआ और उसने कहा कि लैंडिंग बिल के ड्राफ्ट को हम बदलेंगे। और दूसरा, जब कांग्रेस की सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार, पहले 1978 में और फिर 1989 में जब राजीव गांधी जी थे, उन्होंने इंटरनेशनल फोरम पर यह बातें कही कि लैंडिंग के बारे में जो वहन पत्र है, जिसके बारे में कि लाना ले जाना, सामान कैसे, किसकी डिलीवरी होगी, कौन उसका मालिक होगा, उसके लिए हम एक्ट में संशोधन करेंगे। और 1992 में फाइनली नरसिम्हा राव ने उस एक्ट पर साइन किया। 1921 से लेके आज तक 2025 तक किसी भी सरकार ने यह नहीं सोचा कि 1876 के इस एक्ट को बदलना है। अभी रिपीलमेंट की बात हो रही थी सभापति महोदय, इस सदन की जानकारी के लिए, मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन प्रेमचंद्रन जी आपके जानकारी के लिए, क्योंकि आपने कहा कि सरकार वाहवाही लेती है कि 1500 बिल उसने पास कर दिए, मतलब रिपील कर दिए, खत्म कर दिए अंग्रेजों के समय के। मैं आपको केवल 1874 का, इस सदन की जानकारी के लिए और इस देश की जानकारी के लिए, 1874 में एक बिल अंग्रेज लेकर आए, ड्रामेटिक एक्ट बिल, क्योंकि उनको यह लगता था कि आजादी के आंदोलन, जो ये ड्रामा है, जो नाटक है, जो गीत है, ये जो गाया जाता है, सड़क पर उतरकर जो लोग गाते हैं, ये देशद्रोह है। और उन्होंने एक ड्रामेटिक एक्ट बिल बनाया 1874 में, जिसमें यह कहा जाता था कि 10 लोग यदि सड़क पर डांस करते हुए, गाते हुए, नाचते हुए, ड्रामा करते हुए यदि मिलेंगे, उन सबों को जेल हो जाए। उस एक्ट के आधार पर सभापति महोदय, क्या आपको नहीं लगता कि दुल्हा जो है वो बारात के साथ जेल चला जाता? 1876 का एक्ट था, 2024 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने बदला। क्या इस देश को यह पता है कि इस तरह के एक्ट हमने बनाए? बांस जो कि प्रत्येक घरों में होता है, वो घास है, उसको हमने वृक्ष बना दिया। पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट की इकोनॉमी जो है बांस पर चलती थी। यह भी 150 साल से एक्ट था। क्या इसमें गरीब परेशान नहीं हो रहा था? क्या उसको रिपील नहीं कर देना चाहिए था? ये 2 एक्ट मुझे लगता है कि सदन के लिए और ये देश के जानकारी के लिए है कि 1500 एक्ट जो हमने बदले हैं, उसमें से किस किस तरह के घटिया कानून अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए थे और उसको बदलने की आवश्यकता पड़ी। वैसा ही 1876 का एक्ट है। अब आप समझिए कि पूरा, अभी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग थी, आज ही चर्चा चल रही थी कि हम टैरिफ पर बात करना चाहते हैं। यहां कांग्रेस के युवराज आकर बात करेंगे कि उस पोर्ट पर जो है पकड़ा गया, ड्रग्स पकड़ा गया, वो पोर्ट ऐसे हो गया, वो पोर्ट ऐसे हो गया। कभी आपने सोचा कि 26/11 कैसे हो गया? बॉम्बे में इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, कभी उसके बारे में आपने सोचा कि आपके पास क्या अधिकार? ये लैंडिंग बिल है क्या आखिर? इस साल से लेके पिछले साल, पिछले 4-5 साल में यदि आप देखेंगे तो इस देश में लगभग 50,000 करोड़ का ड्रग्स जो है पकड़ा गया। ड्रग्स, हेरोइन ड्रग्स, जो हमारे युवाओं को नुकसान पहुंचा रहा है। यदि आप बायलैटरल की बात करेंगे तो हम कहते हैं कि टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हमारा बढ़ रहा है और चाइना जो है, चाइना से गुड्स नहीं आना चाहिए।
आप कहते हैं सिंगल प्लास्टिक यूज जो है हमको बंद कर देना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि मिनिमम इंपोर्ट प्राइस हमने लगा दिया, स्टील सेक्टर में जो डंपिंग यार्ड हमने यहां बना दिया है वो यहां नहीं आना चाहिए। एग्री? हम आपके सारे बात से सहमत हैं कि अमेरिका यदि टैरिफ यदि लगाएगा तो हमारा व्यापार जो है दूसरे जगह बढ़ना चाहिए और उसके लिए अपना देश बनाना चाहिए, हमारे यहां मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाना चाहिए। कांग्रेस के जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है राहुल गांधी साहब, उन्होंने बहुत कहा कि आपको मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कुछ नहीं पता है। एग्रीड, हमको कुछ नहीं पता है भैया, लेकिन कभी ये लेडिंग बिल तो पढ़ लेते कि हमने क्या किया। आज आप समझिए कि आप किसी कंट्री के साथ, जैसे पाकिस्तान के साथ हम अपना व्यापार नहीं करना चाहते, पाकिस्तान को हम दुश्मन देश मानते हैं और पाकिस्तान के साथ हमने व्यापार रोक दिया। चाइना के साथ हम अपना बिजनेस नहीं बढ़ाना चाहते, हमारे सिक्योरिटी का सवाल है, हमारे मैन्युफैक्चरिंग का सवाल है। टेक्सटाइल में हम पूरी दुनिया में आज जिस तरह से बांग्लादेश के हालात हैं और पूरे चाइना के हालात हैं, हम टेक्सटाइल के साथ बढ़ना चाहते हैं। लेकिन यदि बढ़ना चाहते हैं आप, तो यदि शिपिंग संघाई पोर्ट से हुआ और संघाई पोर्ट सिंगापुर चला गया, यदि किसी आदमी ने चाइना से टेक्सटाइल को हमारे यहां के लिए भेजा और उसने कहा कि ये सिंगापुर जाएगा और सिंगापुर से नाम बदलकर वो फिर यदि हिंदुस्तान आ जाएगा, तो हम तो कहेंगे कि इसका जो डेस्टिनेशन पोर्ट है, डेस्टिनेशन पोर्ट है, वो तो सिंगापुर है। उसी तरह से ऑयल के बारे में मान लीजिए कि कई एक देशों के साथ हमने, अभी सीरिया को हमने बैन किया हुआ है, लीबिया को हमने बैन किया हुआ है। हमारे यहां फर्टिलाइजर की बहुत कमी है। फर्टिलाइजर का जो जिससे बनता है फर्टिलाइजर, चाहे नाइट्रेट हो चाहे फॉस्फेट हो, ये यदि आता है तो उसमें कई एक जगह बैन है। तो जो पोर्ट है, कहां से ये कंसाइनी को दिया गया, कहां शिप पर ये लोड हुआ, कितना केजी लोड हुआ, कहां से ये शिप कहां गया, उस शिप से फिर वो भारत में किस तरह से आया, या भारत में जो लोड हुआ। जैसे मैं आपको बताऊं कि ब्लैक मनी की बहुत बात होती है इस देश में। ब्लैक मनी के बारे में 72-73 का जो रिपोर्ट है और 2012 में इसी सदन में जो ब्लैक मनी पर माननीय प्रणब मुखर्जी साहब ने, तत्कालीन वित्त मंत्री जी ने, जो बाद में राष्ट्रपति हुए, उन्होंने जो व्हाइट पेपर जारी किया, व्हाइट पेपर में उन्होंने कहा कि ब्लैक मनी जनरेट होने का सबसे बड़ा साधन 85% इस देश का ब्लैक मनी केवल और केवल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से हुआ। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो बिल है, उसके बारे में कभी सोचा है आपने कि हम यहां से भेज रहे हैं, मान लीजिए कि टेक्सटाइल भेज रहे हैं और वहां से जो है आर्म्स का हमने ले लिया ऑर्डर कि हम जो है स्टील की फैक्ट्री ला रहे हैं जी, आर्म्स खरीद कर ला रहे हैं जी, या कोई भी चीज ला रहे हैं। इसके बारे में इस देश में 1876 से लेकर आज तक एक बहुत बड़ा वैक्यूम रहा। जिस इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं कि ई बिलिंग होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग होनी चाहिए, प्रेमचंद्रन साहब आपकी जानकारी के लिए पूरी दुनिया में 45 मिलियन बिलिंग होती है, लैडिंग होती है। उसमें से पूरी दुनिया, आपने अमेरिका का उदाहरण दे, क्योंकि दूर का ढोल सुहाना होता है। अमेरिका को मान लीजिए कि अमेरिका बहुत डेवलप्ड है, बहुत अच्छा कर लिया होगा। चीन बहुत डेवलप्ड है, बहुत अच्छा कर लिया होगा। यूरोप पूरा अच्छा कर लिया होगा। इस सदन की जानकारी के लिए कि इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग, लैडिंग का केवल और केवल 2.1% होता है पूरी दुनिया, केवल 2.1% होता है। यदि 2.1% होता है तो हम तो कम व्यापार करते हैं। हमारी इकोनॉमी तो 4 ही ट्रिलियन की है। यूएस की इकोनॉमी हमारे से कितने आगे होगी, यूरोप की कितनी आगे होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट चाइना का कितना ज्यादा होगा। वो क्यों नहीं करते इलेक्ट्रॉनिक? तो इसीलिए हम जितना कर पा रहे हैं, शायद इस दुनिया में बहुत कम ऐसा देश होगा करना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब हम बिल पर चर्चा करते हैं तो बिल को एक सही परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। इस बिल के क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है, यह समझिए कि सबसे पहले है कि इससे क्या फायदा होगा। पार्टी डिटेल्स मिलेगा कि किसका प्रोडक्शन है, किस कंपनी ने यह प्रोडक्शन किया है। यदि स्टील आ रहा है, मान लीजिए स्टील सेक्टर को ही लेंगे, तो चाइना की किस कंपनी ने इसको प्रोड्यूस किया है, अमेरिका की किस कंपनी ने इसको प्रोड्यूस किया है। उसके बाद आएगा कि उसको इंपोर्ट का लाइसेंस किसको दिया गया, यह दूसरा सवाल है। इंपोर्ट के लाइसेंस के बाद जब वो पोर्ट पहुंचेगा तो पोर्ट में जो है
उसको यह बताना पड़ेगा शिप ऑनर को, कि शिप ऑनर को यह बताना पड़ेगा कि इस इंपोर्ट के लाइसेंस के लिए यह ऑथराइज था, उसने इस शिप पर चढ़ाया। उसके बाद यह जिम्मेवारी जो है शिप ऑनर की हो जाएगी। और शिप ऑनर के बाद हमारे यहां जो इकोनॉमी होती है, जैसे नीरव मोदी का किस्सा हुआ। नीरव मोदी का किस्सा क्यों हुआ? क्योंकि बैंक की जो गारंटी थी, जिसको एलसी कहते हैं, जिसके आधार पर कि भारत में कोई सामान आएगा या भारत से कोई सामान जाएगा, तो जो बैंक एलसी खोलता है, जो आपको लाइन ऑफ क्रेडिट देता है, उसमें से आपको पता है कि पंजाब नेशनल बैंक का परेशानी हुआ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का परेशानी हुआ। यह परेशानी के लिए वो कौन सा आदमी है जिसने कि एलसी मंगवाया है? कौन सा आदमी? जैसे गुजरात के पोर्ट में आप कहते हो कि ड्रग्स पकड़ा गया, ड्रग्स किसने मंगाया? Who knows? Nobody knows. और आप फिर भारत सरकार, तो इसमें लैंडिंग बिल में जो सबसे बड़ा है कि पार्टी का डिटेल्स आएगा, उसकी पूरी चेन आएगी। क्या ये बिल आने की आवश्यकता नहीं थी? दूसरा है कि कार्गो जो है, कार्गो कहां से कहां गया। आज मैं बताऊं कि कई एक ऐसे कंट्री हैं, जैसे यूएस ने कई एक, रूस को बैन कर रखा है। आपको पता है कि रूस से यदि कई एक सामान यदि जाता है, अमेरिका जाता है, वो कैसे जाता है? तो जो उसकी फ्रेंडली कंट्री है, मान लीजिए कि ब्रिटेन उसका फ्रेंडली कंट्री होगा, सिंगापुर उसका फ्रेंडली कंट्री होगा, तो रूस से वो सामान जो है शिप होकर चला गया सिंगापुर, चला गया वो यूके, और वहां से जो है वो वापस जो है यूएस के रास्ते में चला जाता है। लेकिन जब हम ये बिल लेकर आएंगे, लैंडिंग बिल आएंगे, तो उसमें पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंसी होगा कि डेस्टिनेशन कहां से ये निकला। ये जो है, ये दूसरा है। तीसरा है कि कार्गो जो है, कार्गो वो वेट नहीं करेगा। एक सीएजी की रिपोर्ट आई कि यूपीए के सरकार के समय कम से कम 50,000 करोड़ रुपया सालाना केवल लॉजिस्टिक और कार्गो वेट में जाता है। आपको पता है कि आज की डेट में कई एक ऐसे पोर्ट होंगे, क्योंकि पोर्ट सेक्टर में कई एक समस्याएं हैं। जैसे कई एक लोगों ने कहा कि राज्यों का सवाल है, राज्यों का इन्फ्रिजमेंट है, राज्यों के पास पोर्ट है। मुझे कभी कभी हंसी आती है और कभी कभी परेशानी होती है कि पता नहीं इस देश में क्या होगा। यहां दो चीजें, मेजर पोर्ट है और माइनर पोर्ट। मेजर पोर्ट कौन है? जो भारत सरकार जिस पोर्ट को बनाती है। मैं आपको बताऊं, जैसे यहां दादा स्वागत बाबू बैठे हुए हैं, कलकत्ता का जो पोर्ट है वो मेजर पोर्ट है, और जो हल्दिया का पोर्ट है वो माइनर पोर्ट। मेजर पोर्ट इसीलिए कि वो भारत सरकार ने बनाया, और हल्दिया का पोर्ट यह है कि राज्य सरकार के सहयोग से बना। मेजर और माइनर पोर्ट का यह फर्क है। माइनर पोर्ट मेजर पोर्ट से ज्यादा बिजनेस कर रहा है, व्यापार कर रहा है। कई एक माइनर पोर्ट ऐसे हैं जिनको कि मेजर पोर्ट से उनका कोई कंपटीशन नहीं है, वो माइनर पोर्ट ही बड़ा है। लेकिन डिफिनेशन क्या है? जो केंद्र बनाएगी वो मेजर पोर्ट है, जो राज्य बनाएगी वो माइनर पोर्ट है, और उसका जो लेजिस्लेशन है वो भारत सरकार एक का तय करेगी, एक का राज्य सरकार तय करेगी। जैसे अरविंद सावंत जी मेरी टाइम बोर्ड की बात कर रहे थे। लेकिन जो कस्टम एक्साइज है, जो 5 किलोमीटर के बाद इंटरनेशनल बॉर्डर है, जाने और अनजाने इंटरनेशनल बॉर्डर पर भारत सरकार का ही अधिकार है। भारत सरकार ही उन चीजों को देखेगी। भारत सरकार ही, मान लीजिए कि कई एक ऐसे हैं, पनामा कैनाल से लेकर स्वेज कैनाल तक हमेशा इंटरनेशनल लड़ाई होती रहती है। इंटरनेशनल लड़ाई होती है तो कौन सा कार्गो कहां जा रहा है, कहां आएगा, यह डिटर्मिनेशन स्कोर करेगा। भारत सरकार जो है उसको सिक्योरिटी कैसे देगी। तो इस आधार पर जो वेटिंग है, कई एक कार्गो जो है कई एक पोर्ट पर हमेशा जो वेट करते रहते हैं, इस एक्ट के बाद, लैंडिंग एक्ट के बाद, उसमें एक बड़ी ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। मैं केवल 2-4 मिनट में खत्म करूंगा क्योंकि बोलने वाले बहुत लोग नहीं थे, इसीलिए। इसके बाद टर्म्स ऑफ पेमेंट, मैंने जैसे कहा कि एलसी यदि खोलते हैं, कई एक बैंकों के साथ जो है कि सामान यहां आ जाता है और सामान लेने को तैयार होते हैं, या क्वालिटी जो है उसकी इतनी खराब होती है, जैसे हम ही यहां से भेजते हैं, तो मान लीजिए यूएस किसी चीज को रोक देता है, सिंगापुर किसी चीज को रोक देता है, यूरोप किसी चीज को रोक देता है कि हम उस तरह का नहीं कर सकते हैं, तो जो टर्म्स ऑफ पेमेंट है वो पहले से निर्धारित होगा। वो सीपर पर, कंसाइनी पर जो है इस लैंडिंग एक्ट के बाद, क्योंकि ये बिल जो है वो इंटरनेशनल एक्ट 1878 का जो हमने साइन किया है उसके आधार पर ये बना है, तो वो तय हो जाएगा। उसके बाद जो मैंने सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो इसमें डेवलपमेंट है कि जो बिलिंग है, बिलिंग जिनके साथ हमारे आज के डेट में क्या हुआ है कि 3-4 एग्रीमेंट भारत सरकार ने लगातार किए हैं। एक तो बायलैटरल एग्रीमेंट
हमने स्टार्ट किया है कि एक देश के साथ दूसरे देश का क्या रिलेशन, बस 4-5 मिनट में खत्म करूंगा सभापति महोदय केवल। तो जो उसका जो बायलैटरल है, बायलैटरल में हमने मान लीजिए कि किसी के साथ टैरिफ में किसी को कंसेशन दिया या किसी के साथ हमने सहयोग किया, जैसे नेपाल हमारे साथ है, भूटान हमारे साथ है, हम इंडोनेशिया के साथ, साउथ ईस्ट एशिया के साथ, कंबोडिया के साथ पूरा बिजनेस करना चाहते हैं। कई एक ऐसे कंट्री हैं, जैसे नेपाल एक ऐसा कंट्री है, भूटान एक ऐसा कंट्री है जिसके पास पोर्ट नहीं है। तो इनलैंड वाटरवेज के साथ जब उनके हम सामान को ले जाएंगे तो वो बिलिंग जो है वो महत्वपूर्ण होगा कि ये मेड इन नेपाल है, मेड इन भूटान है। और इस तरह से कई एक कंट्री में जो उनकी व्यवस्थाएं हैं, लोग उसको, जैसे बांग्लादेश के साथ टेक्सटाइल सेक्टर में आपको पता है कि 10% कंसेशन है, इसीलिए हम उसके साथ मुकाबला नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें तय हो जाएंगी। केवल अंत में सभापति महोदय, इस सदन में चोला वंश से लेके लैंग्वेज के ऊपर बहुत बातचीत हो रही है। ये देश संविधान से चलता है, आर्टिकल 343 से लेके 348 तक नेशनल लैंग्वेज क्या होगा, बातचीत करने का लैंग्वेज क्या होगा, तमिल की क्या स्थिति होगी, हिंदी की क्या स्थिति होगी, अंग्रेजी की क्या स्थिति होगी, इस देश में पहले से निर्धारित है। इसीलिए मेरा आग्रह होगा कि डीएमके चुनाव हारने के डर से वोट बैंक की पॉलिटिक्स के आधार पर कभी भी लैंग्वेज की बात नहीं करे और सेंटिमेंट को खत्म नहीं करे, क्योंकि आर्टिकल 15 में किसी भी कास्ट पे, रिलीजन पर, रेस पर कोई चर्चा नहीं हो सकती। और संविधान को, यदि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को डीएमके खत्म करना चाहती है तो भारतीय जनता पार्टी में जब तक मोदी जी की सरकार है हम उसको खत्म नहीं करने देंगे, हम मुकाबला करेंगे। Try it. Coming elections, use that as the plank. Use that as the plank in 2026 elections. Try it and see if you can. Supriya Sule, please. Thank you, sir. I stand here in support of this bill.